शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिमाचल वालों के लिए सुक्खू सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें सरसों के तेल के बाद रिफाइंड तेल को भी सस्ता कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलेगा। इसके अलावा रिफाइंड तेल 104 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। ऊना में नशा मुक्त अभियान का आगाज हरोली विधानसभा क्षेत्र से हुआ। वहीं हरोली से कांगड़ा तक ब्रिक्स वॉक के बाद कांगड़ा मैदान में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान महामहिम राज्यपाल ने नशे के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर का भी शुभ आरंभ किया। वहीं स्थानीय सांस्कृतिक दलों के साथ साथ प्रसिद्ध पंजाबी गायक मास्टर सलीम और कंवर ग्रेवाल ने भी एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर खूब समा बांधा। मुक्त हिमाचल उसकी पहल यहाँ से हरोली से हमने की है। इसको जन आंदोलन बनाएंगे, घर घर तक संदेश पहुँचाएंगे। और यहाँ तो पहुँच ही गया, आपने देखा जितनी इन्वॉल्वमेंट पब्लिक की हो गई है। किलोमीटर लंबी लाइनें जो है आपने देखी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की। यहाँ आपने देखा कि कांगड़ का ग्राउंड जो है किस ढंग से लोग आए हैं। तो सबको एक संदेश चला गया है कि हमें नशा मुक्त हिमाचल बनाना है और किसी की मदद नहीं करनी है, कोई जो भी सौदागर है। और यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद नशे पे प्रहार जो है और ताकत से होगा, पहले से ज़्यादा ताकत से प्रहार होगा। नशा वालों को जो है, जो सौदागर हैं, उनको हम उखाड़ फेंकेंगे जन सहयोग से। ऊना के सेंसवाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आमजन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शानदार काम कर रही है और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यही भाजपा की जीत का आधार भी बनेगा। इसके अलावा विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष की एकता महज एक दिखावा है। देश इनकी तरफ देखता है तो एक ऐसे भ्रष्ट चेहरों की 15 लोग नजर आते थे अलग अलग राजनीतिक दलों के, तो उसमें कुछ नजर नहीं आता है। न इनके पास नेता है, न नीति है, और नीयत में भी खोट है और भ्रष्टाचार से दामन खराब है। कि बूथ पर सेवा भाव के साथ काम करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। हमें ऐसे ऐसे कार्य जमीन पर करने चाहिए पोलिंग बूथ पर, जहां पर लोग हमसे और जुड़ सकें। अन्य योजनाओं के बारे में भी कैसे जुड़ा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। और कैसे सेवा भाव के साथ संगठन को मजबूत करना, ये प्रधान सेवक ही बता सकता है, ये कोई और नहीं। और मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में ही देश की सेवा की है, इसीलिए गरीब कल्याण के कार्य तेजी के साथ हमारी सरकार में हुए। मनाली में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां बता रहे हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के मकसद से देश भर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। जनता पार्टी की सरकार को बन करके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 9 वर्षों का पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम कर रही है, और जिसमें 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हर घर तक पहुंचने का काम है। और इसी महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत हमारे हर मतदान केंद्र पर यह काम चला है। और आज हमने मनाली नगर परिषद के क्षेत्र में लगभग 200 दुकानों में जाकर के इस अभियान को चलाया है, और ये आगे चलता जाएगा। और हर जगह पर जाकर के 90-90-90-20-24 इस पर मिस्ड कॉल भी की जा रही है, ताकि नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मिले। और उसके साथ साथ उसके पैम्फलेट इत्यादि भी दिए जा रहे हैं,
तो ये कार्यक्रम हमारा आज बहुत सफल रहा। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और खुद पीएम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा है और बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अमेरिकी सेब वॉशिंगटन एप्पल पर केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के सेब किसान लाल हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 70% से घटाकर 50% करने का फैसला किया है। बागवानों के साथ साथ कांग्रेस भी फैसले को स्थानीय सेब किसानों के साथ धोखा बताकर विरोध कर रही है। देखिए रिपोर्ट। ये अमेरिका के मशहूर वॉशिंगटन एप्पल के एक बागान की तस्वीरें हैं। यहाँ के बागानों को पीएम मोदी के हालिया अमेरिका के दौरे से एक सौगात मिली है, लेकिन उससे हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के बागबान परेशान हो उठे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के अमेरिकन दौरे के दौरान जो सेब पर आयात शुल्क 70% से 50% किया गया, वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर आयात शुल्क घटाना। वॉशिंगटन एप्पल की कई वेराइटीज हैं जो अरसे से भारत में आयात होती हैं, लेकिन साल 2018 में जब अमेरिका ने अपने यहाँ भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ाया, तो उसके जवाब में भारत में वॉशिंगटन एप्पल सहित अमेरिका से आयात होने वाले 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया, जिससे वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क बढ़कर 50% से 70% हो गया और भारत में अमेरिकी सेबों के आयात में भारी गिरावट आई थी। मगर पीएम मोदी ने अमेरिका के हालिया राजकीय दौरे के दौरान उन वस्तुओं पर लगाए गए 20% रिटेलिएटरी टैरिफ वापस लेने का फैसला किया, जिससे वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क घटकर फिर से 70 से 50% हो जाएगा, जिसका लाभ अमेरिका को तो होगा ही, लेकिन बाजार में नुकसान भारतीय सेब उत्पादकों को होगा। अरसा से यही हमारे मुतालबा था कि बाहर से जो फ्रूट आ रहा है उस पर टैक्सेस बढ़ने चाहिए ताकि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कुछ बूस्ट मिले। मगर बदकिस्मती की बात है, अब जब वो खुशखबरी हमने सुनी थी, अब बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने फिर एक मरतबा वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से आता है यहाँ इंडिया में, उस पर 20% टैक्स कम कर दिया, जिसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हमारे फ्रूट को की बिक्री में भी इसमें कमी वाक़ होगी। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मोदी बना गुजारिश अपील है कि जो इन्होंने ये फैसला किया, जो इन्होंने ये ऐलान किया, इसको वापस ले ले और जो ये हुक्म है इसको वापस ले ले, ताकि हम अपने मुल्क का, अपने देश का अपना फ्रूट जो हमारे वादी से है और इससे असर पड़ेगा हिमाचल के एप्पल पर भी और उत्तराखंड के एप्पल पर। मगर चूंकि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है हॉर्टिकल्चर का जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स में बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिससे कि सीधा नुकसान हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के प्रीमियम सेब पर पड़ना निश्चित रूप से तय है, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम सेब है उसका डंका जो है पूरी दुनिया में बजता है। खासकर जिला शिमला के हाइट का सेब या किन्नौर का सेब या कश्मीर का कुल्लू डिलीशियस या उत्तराखंड के हाइट का हर्षिल का सेब, ये सारा सेब जो है वो दुनिया में जो है अपना डंका बजाता है। उसके लिए एक बड़ा चैलेंज वॉशिंगटन एप्पल जो है उसके ऊपर जो आयात शुल्क घटाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2018 से पहले जो है वो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास वॉशिंगटन एप्पल भारत में आयात होता था, जो कि आज लगभग 20% के करीब रह गया था। स्थानीय सेब बागवान अरसे से विदेश में सेबों पर 100% आयात शुल्क लगाने की मांग करते आ रहे हैं, ताकि बाजार में उन्हें सस्ते विदेशी सेबों से मुकाबला न करना पड़े। उसी मांग पर कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि विदेशों से 50 रुपए प्रति किलो से कम के भाव वाले सेब आयात नहीं होंगे। तब भी बागवानों आयात शुल्क 100% करने की मांग उठाई थी और अब केंद्र सरकार के फैसले को बागवानों के साथ धोखा बताया जा रहा है।
और लड़ाई क्या लड़ रहे हैं लोग, प्रदेश के जो बागवान हैं वो 100% की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा जो है आप इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाएंगे तब जाके जो है हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। तो आपकी कमिटमेंट थी, आप अपनी कमिटमेंट से पीछे हटे हैं। तो ये इसके लिए मुझे लगता है कि जो प्रदेश के बागवान हैं, इनकी जो हमारी और संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार भी इसको बार बार टेकअप कर रही है कि आप जो है 100% को इसको करें। तो ये अपने आप में एक वायदा खिलाफी है प्रधानमंत्री जी की कि प्रॉमिस करने के बाद आपने किया क्या कि उल्टा जो है वाशिंगटन एप्पल पे 20% इंपोर्ट ड्यूटी कम कर। सवाल यह है कि क्या सरकार फिर से बागबानों को लेकर आयात शुल्क और विदेशी सेबों के न्यूनतम मूल्य को लेकर कोई फैसला लेगी जिससे स्थानीय बागबानों को राहत मिल सके। रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक राडार सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुंछ में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी, गुजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के झंडुता में इंटेक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटेक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार के गठन को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार भाजपा की नीतियों पर मोहर लगाकर प्रदेश के हजारों मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं, माननीय सुक्खू जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जो लाभ इनको मिल रहे थे उनको लागू किया जाए, और नहीं तो आने वाले समय में हम जो है बहुत बड़ा उग्र एक आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हमारी यहाँ पर महिला मजदूर और दूसरे सभी मजदूर इकट्ठे हुए हैं, और अगर इसी तरह का रवैया सरकार का रहा तो आने वाले समय में इलेक्शन भी 24 के आ रहे हैं, उनमें भी फर्क पड़ेगा। लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। पूरे जितने भी क्लेम है वो भी पेंडिंग है और रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग है, और किसी भी आदमी को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार के पास 950 करोड़ रुपया मजदूरों का पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश की सड़कें के अपग्रेडेशन के लिए बजट स्वीकृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू में 7 सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 58 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत जिले में 7 सड़कों के अपग्रेडेशन का कार्य शुरू किया गया है। यह जानकारी लोक निर्माण विभाग कुल्लू सर्किल के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर राकेश शर्मा ने उन्होंने कहा कि इस सभी सड़कों की लंबाई 71 किलोमीटर है, जिसमें अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। PMGSY 3 में हमारे सर्कल में टोटल 7 रोड हैं और ये इनकी लेंथ है 71 किलोमीटर और लगभग 57 करोड़ रुपए की इनकी सैंक्शनड अमाउंट है। कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों में ये 7 सड़कों का काम जो है अभी चला हुआ है PMGSY 3 बैच 1 में। प्रदेश भर में जिला परिषद के कर्मचारी और पंचायत सचिव एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों के काम धाम बंद कर हर प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला परिषद के कर्मचारियों की मांग है कि उनका विलय पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में किया जाए। इसे लेकर सभी प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 15 दिन में उनके विलय का फैसला नहीं होता है तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। का विषय है, जब पिछली सरकार ने भी हमारा कोई काम नहीं किया और जिससे कि अब जो नई सरकार बनी थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें आश्वासन दिया था उस टाइम जब ये विपक्ष में थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपका जो
विभाग में समायोजन का जो मसला है और आपका जो छठे वेतन का जो लाभ है वो शीघ्र अतिशीघ्र जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही दे दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें आज इस मुकाम पे हमें हमारी जो एसोसिएशन है उसको आना पड़ा कि हमें आज फिर सामूहिक अवकाश पे आना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ना तो छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है, ना ही हमें कोई विभाग में समायोजित करने के लिए कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है। किन्नौर में पेंशनर्स कल्याण संघ की ओर से आम बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक अध्यक्ष मोहन सिंह नेगी की अध्यक्षता में रिकोंग पीओ के बचत भवन में हुई। इस दौरान पेंशन भोगियों के सामने आ रही परेशानियों और दिक्कतों के बारे में विचार विमर्श किया गया और जो लोग पेंशन लेने में परेशानियां उठा रहे हैं उन्होंने अपनी समस्याएं संघ और प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संघ अध्यक्ष के समक्ष रखी। पेंशनर की 3 कैटेगरी हो गई है। एक पेंशनर वो है जो 2016 से पहले के पेंशनर है, एक पेंशनर वो है जो 2016 के बाद के और फरवरी 22 तक के पेंशनर है, तीसरे पेंशनर वो है जो कि 2022 फरवरी के बाद के है, मार्च के बाद के है। जो 2016 के पहले के पेंशनर है उनको भी अपना ड्यूज पूरा मिल रहा है। जो अभी आजकल रिटायर हुए हैं तकरीबन 1 साल में, मार्च 22 के बाद और अभी 23 तक जो चला है, उनको भी उनके ड्यूज, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी सब मिल रहा है जो बाद के भी पेंशनर। पर ये जो बीच के पेंशनर है इनका बहुत बड़ा जो है अमाउंट हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लंबित है। तकरीबन 8-10 लाख के करीब एवरेज एक पेंशनर का पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम ये अनुरोध करते हैं कि जो 2016 के बाद के पेंशनर है 45,000 के करीब, इनको जो आपने देना है इनका एक मुश्त दिया जाए। ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस है जो बाकी दूसरा है। सोलन में शुलनी मेले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें टिक्की बनाने का अनोखा तरीका देखने को मिला। वीडियो में टिक्की में डालने वाले आलू को हाथ से नहीं बल्कि पैरों से धोया जा रहा है। युवक पतीले में आलू डालकर उसमें खड़ा हो गया है और लगातार पैरों से आलू में जमी मिट्टी को हटाने में लगा था। लेकिन इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये जानकारी कमिश्नर जफर इकबाल ने मीडिया को दी। हमारे ध्यान में अभी जब मेला खत्म हुआ उसके अगले दिन हमारे ध्यान में एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में प्राणों से ये देखा जा रहा है कि वो जो आलू है उसको हाथ से धोने के बजाय बंदा पाँव से धो रहा है। तो इन जनरल वो हाइजेनिक कंडीशन जो है मेंटेन नहीं हो रही उसमें। तो उसमें अभी एक इंक्वायरी स्टैब्लिश की गई है। यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर हैं, फूड असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी, तो उनको बोला कि वो रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट में वो बताएंगे कि क्या मतलब वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, किस टाइम की बात थी और उन्होंने उसको जो प्रोडक्ट यूज़ किया वहाँ पे क्या उस बंदे के पास लाइसेंस भी था कि नहीं था। वो सारी चीज़ें जो है वो कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो अगर उसमें ये सब उसमें तो वैसे अनहाइजेनिक कंडीशन का क्लियर हो ही रहा है, तो उसकी जितनी भी सिक्योरिटी जो मनी होता है हम उसको जरूरत करेंगे। और उसके साथ ही साथ फूड सेफ्टी एक्ट में एडीसी डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, तो उनके सामने भी एक केस दर्ज किया जाएगा। हमीरपुर में जिला कल्याणकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता विधायक राजेंद्र राणा ने की। बैठक में सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा अधिकारियों के साथ की गई। साथ ही सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उन नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है इसके बारे में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। और इस मीटिंग में सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है क्योंकि इसमें अलग अलग स्कीमें जो गवर्नमेंट की हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम है, बुढ़ापा पेंशन जिसको बोलते हैं बुजुर्गों के लिए, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या, इसमें मैक्सिमम स्कीमें जो हैं वो अधिकतर जो है वो 10-90 की रेशो पे है। 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, 90% शेयर जो है वो मैक्सिमम स्कीमों में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स की जो मीटिंग थी और इसमें जो गरीब लोगों को, एससी को, ओबीसी को, एसटी को जो घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, उन पे सबसे विस्तार से चर्चा हुई है। कितना बजट है, कितनी और बजट की जरूरत है, तो सारे के सारे एजेंडे आज पास हुए हैं। शुलनी मेले में नगर निगम की ओर से शहर को साफ और स्वच्छ रखने का पूर्ण प्रयास किया गया जिसमें निगम के सफाई कर्मचारियों ने मुख्य योगदान किया। वहीं 3 दिन जगह जगह भंडारे चलने के बावजूद भी निगम ने सफाई कर्मचारियों ने शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखा, जिसके चलते नगर निगम सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करेगा।
जितनों में सब ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया। हमने बेसिकली सेक्टर्स में डिवाइड किया था और उन्होंने रियल टाइम में लोग हर भंडारे के सामने हमने नोडल पर्सन लगाए थे। फिर हर भंडारे के सामने जैसे लोग खाना खा के कुछ जो उसके रैपर्स होते हैं कुछ हैं, तो हम डस्टबिन स्टैब्लिश की थी, वहाँ उन्होंने डलाया। हमने वॉलंटियर्स की हेल्प ली थी, IIT से वॉलंटियर्स थे हमारे पास, और बाकी जगहों पे NCC के और बच्चे, लोकल स्कूल के बच्चे थे, उन सब ने लोगों को गाइड किया। और जहां तक इनकी सफाई कर्मचारी ये वैसे भी अच्छा काम करते हैं, अभी हमने सोचा इनको हम एक ही हफ्ते के अंदर हम इनके लिए लंच की व्यवस्था करेंगे और इनको सम्मानित करेंगे और इनको अवार्ड्स वगैरह भी देंगे ताकि इनका मोरल हमेशा हाई रहे। नगर निगम ने बड़ा अच्छा, हमारी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो उसमें हमारे पास गाइडेंस मेयर मैम की, डिप्टी मेयर की, सभी काउंसलर्स की गाइडेंस अपने अपने वार्ड में रही है, तो उस हिसाब से एक अच्छा कदम। बिलासपुर में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र महायज्ञ में पूर्णाहुति और कन्या पूजन के साथ विधिवत रूप से संपन्न होंगे। मंदिर अधिकारी सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार इकबाल सिंह, मंदिर ट्रस्ट प्रधान दिव्यांशु भूषण की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। वहीं पुजारी सभा की ओर से मां ज्वाला देवी मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। 9 दिनों तक चले इस अनुष्ठान में ज्वाला जी मंदिर के पुजारियों ने विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए मां से प्रार्थना की और मां से आशीर्वाद मांगा। पर्वतारोही बलजीत कौर समुद्र तल से करीब 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलीय चूड़धार को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया। बता दें कि अपनी टीम के साथ चूड़धार यात्रा पर निकली बलजीत कौर ने आराध्य शिरगुल के दर्शन करने के साथ साथ और रास्ते में सफाई भी की और पर्यटकों और श्रद्धालुओं की ओर से फेंके गए करीब 35 किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया। इसके बाद कई किलोमीटर दूर उठाकर नौराधार पहुंचाया। बहुत ही होनहार और जो कम से कम यहाँ पे 15 सालों से सर्व कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी की। और अब देखिए तो इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे कचरा ये हमारी टीम ने भी इकट्ठा किया है और इन्होंने भी इकट्ठा किया है। तो अब ये आपके सामने कुछ बात करना चाहते हैं। हम यात्रियों से बोलना चाहते हैं कि अपना कूड़ा अपने साथ कैरी करके ले जाए, क्योंकि हमारे को दिक्कत हो रही है उठाने में भी और हर चीज में जी। गंद भी हमारे को ही मच रहा है, जो भी मुखिया हमारे लिए आ रही है। ठीक है, हर यात्री से कृपा है कि अपना कूड़ा अपने साथ ही कैरी करके जाए। कि लोकल लोग उनकी श्रद्धा को आहत पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज आप ऐसा कार्य ना करें जिससे जो लोकल जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करना बंद करें। चंबा में मनोहर हत्याकांड को लेकर पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लाहौल स्पीति में ADC के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए और इस दौरान उन्होंने कई अभद्र भाषण का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि लाहौल स्पीति के विधायक कहां गायब हैं, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों की आवाज उठाना उनका दायित्व है। वो आगे भी लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लाहौल स्पीति के अंदर जिस तरह पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मनोहर हत्याकांड को लेकर एक मेमोरेंडम देने की बात कही गई थी, उसको लेकर हमने भी लाहौल स्पीति के अंदर मेमोरेंडम लेकर ADC के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया। हमने वहां पर कोई अभद्र भाषा की बात नहीं की। जरूर हमने कहा कि जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था बहाल होनी चाहिए और जो मर्डर हुआ है मनोहर जी का, उसमें जो उनको जो है सजा मिलना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा विधायक कहां गुम है, इसको लेकर जो है लाहौल स्पीति के अंदर मेरे ऊपर जो है केसेस बनाए गए हैं। एक ही केस नहीं हुआ, 3 केसेस बने हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना भी गलत है क्या? मैं सुकुंद सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी राजनीति चाहते हैं तो हम तो रोज नारे मारते रहेंगे। लाहौल ट्राइबल इलाके में हमारा बजट जो है 28 करोड़ बजट एक साल में कटा। 31 मार्च को जो है 22 करोड़ बजट कटौती हुआ। लाहौल स्पीति के अंदर फ्यूल वुड आता था लकड़ी जलाने के लिए, उस सब्सिडी खत्म हो चुका है। PW के लेबर, IPH के लेबर निकाले गए हैं। बजट में कटौती और आपका मटर में सब्सिडी खत्म हो चुका है। और मुझे कहा जाता है
कि हम केसेस बनाएंगे, नारे मारेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर लाहौल स्पीति या हिमाचल प्रदेश के अंदर मुझे नारे मारने पड़े, मैं रोज नारे मारूंगा अपने लोगों के लिए। मुझे डराना धमका बंद कर सुखविंदर सरकार, तुमने केसेस बनाइए। मैं लाहौल स्पीति के लोगों के लिए खड़ा हूं। सब्सिडी खत्म किए से कोई बहाल नहीं होगा। आने वाले समय में हो सकता है हम सड़क उतरना पड़े। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।